नमस्कार। मई 2026 म्यांमार के राष्ट्रपति की नई दिल्ली में राजकीय यात्रा। अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया भर के कई देश जिस नेतृत्व से दूर भागते हैं, भारत उनका रेड कारपेट पर स्वागत क्यों कर रहा है? ये कोई साधारण कूटनीतिक चाल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा इतिहास और आज का कड़वा भू राजनीतिक यथार्थ है। आइए इस जटिल और हाई स्टेक्स वाले रिश्ते की परतें खोलते हैं। चलिए सीधे एक बेहद दिलचस्प सांस्कृतिक पहलू से शुरुआत करते हैं। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। 1949 की फिल्म पतंगा का ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि रंगून, जिसे आज यांगून करते हैं, कभी विदेश नहीं लगता था। एक समय था जब देहरादून से लेकर रंगून तक की जिंदगी एक ही धागे में पिरोई हुई थी। एक साझा सभ्यता, व्यापार और गहरे पारिवारिक रिश्ते। तो आज के इस पूरे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। शुरुआत करेंगे हमारी साझा जड़ों और औपनिवेशिक संबंधों से। फिर देखेंगे कैसे भारत की नीतियां आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ मुड़ी। इसके बाद हम भारत और चीन के बीच चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर, सीमा सुरक्षा, प्रवासन और अंत में उस बेहद नाजुक कूटनीतिक संतुलन पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी साझा जड़ों और उस औपनिवेशिक संबंध की, जो एक सभ्यतागत यात्रा रही है। इतिहास के पन्ने पलटें तो ये जुड़ाव हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में म्यांमार को ब्रह्म देश कहा जाता था। भारत से थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रसार इसी भूमि तक हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि भारत का शीर्ष नेतृत्व आज भी इस ऐतिहासिक पहचान का सम्मान करता है। रामायण को ही ले लीजिए, म्यांमार में इसे यमा जतदा कहा जाता है। मतलब भाषा से लेकर संस्कृति और कला तक हर जगह एक गहरी साझा छाप है। और फिर आता है ब्रिटिश शासन का दौर, जहां दोनों देशों की किस्मत आपस में इस कदर गुंथ गई कि ये एक काव्यात्मक त्रासदी जैसी लगती है। जरा सोचिए, भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने म्यांमार के रंगून में निर्वासित किया और बर्मा के अंतिम राजा थिबो, उन्हें भारत के रत्नागिरी भेज दिया गया। यही नहीं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक को भी म्यांमार के मांडले जेल में रखा गया था। दोनों मुल्कों की नियति सच में एक ही औपनिवेशिक धागे से बंधी थी। लेकिन ये साझा प्रशासन हमेशा नहीं टिका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत साल 1937 में बर्मा को ब्रिटिश भारत से औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया। बस कागज पर खींची गई एक लकीर ने एक साझा घर को अचानक एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल दिया। सदियों पुराने रिश्ते रातों रात विदेशी कूटनीति का हिस्सा बन गए। और यहीं से कहानी दूसरे चरण में प्रवेश करती है, आदर्शवाद से यथार्थवाद तक भारत की विदेश नीति का विकास। टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1948 में बर्मा को आज़ादी मिली, लेकिन फिर 1962 में एक सैन्य तख्ता पलट हुआ जिसने म्यांमार को दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया। इस दौरान लाखों भारतीयों को वहां से निकाला गया। हालात इतने बदल गए कि 1990 के दशक आते आते भारत को अपनी रणनीति पूरी तरह से पलटनी पड़ी, जिसे आज हम लुक ईस्ट नीति के नाम से जानते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। आजादी के तुरंत बाद भारत की सोच लोकतांत्रिक आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों पर टिकी थी, लेकिन 1990 के दशक तक कड़वा सच सामने आ चुका था। सिर्फ नैतिकता के नाम पर म्यांमार की सैन्य सरकार या जुंटा का बहिष्कार करने का मतलब था म्यांमार को सीधे चीन की गोद में धकेलना, और ये भारत की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम था। इसलिए विचारधारा को किनारे रखकर एक रणनीतिक यथार्थवाद को अपनाना ही पड़ा, जो हमें हमारे तीसरे और बेहद अहम हिस्से पर लाता है। भारत बनाम चीन, बुनियादी ढांचा, इंडो पैसिफिक गेटवे के लिए सीधी टक्कर। असल में भारत के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कलादान प्रोजेक्ट जो कलकत्ता को सितवे बंदरगाह से जोड़ता है, ये कोई मामूली विकास कार्य नहीं है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं, ताकि हमारी पूरी निर्भरता उस बेहद सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ना रहे। और दूसरी तरफ है चीन। चीन का क्यों पोर्ट उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का अहम हिस्सा है, जो उसे सीधे हिंद महासागर में एंट्री देता है, वो भी मलक्का जल डमरू मध्य को बाईपास करते हुए। ये सीधा सीधा एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड है। और मामला सिर्फ सड़कों या बंदरगाहों का नहीं है। म्यांमार एक विशाल भू राजनीतिक खजाना है। क्यों? क्योंकि वहां क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के असीमित भंडार हैं। आज के जमाने की तकनीक, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहन हो या सेमीकंडक्टर्स हो, इन खनिजों के बिना नहीं बन सकते।
और आज भी म्यांमार चीन के प्रोसेसिंग उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। अब बात करते हैं हमारे चौथे विषय की, सीमा सुरक्षा और प्रवासन, जिसे हम सीमांत दुविधा भी कह सकते हैं। दशकों से भारत और म्यांमार के बीच एक फ्री मूवमेंट रिजीम लागू थी। इसके तहत सीमा के आर पार रहने वाली जनजातियां बिना किसी वीजा के 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के देश में आ जा सकती थी। ये व्यवस्था उनके साझा इतिहास और विरासत का पूरा सम्मान करती थी। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। सीमा पार से शरणार्थियों की भारी आमद और बढ़ती जातीय हिंसा के चलते भारत सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। 10,643 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर अब पूरी तरह से बाड़ लगाने की 1,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है। मतलब वो खुली व्यवस्था अब खत्म और उसकी जगह ले रहा है बायोमेट्रिक पास सिस्टम। बाड़ लगाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा के गंभीर खतरों का एक कड़वा और व्यवहारिक जवाब है। वो घने जंगल आज विद्रोही गुटों के लिए सुरक्षित पनागाह बन चुके हैं। इसके अलावा कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल से हेरोइन और याबा जैसी ड्रग्स की तस्करी, और सबसे चौंकाने वाली बात वो हाईटेक साइबर स्कैम कंपाउंड्स, जहां युवाओं को बंधक बनाकर उनसे जबरन ऑनलाइन धोखाधड़ी करवाई जाती है। इन सब ने और शरणार्थियों के अनियमित प्रवाह ने हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी और सुरक्षा दोनों को खतरे में डाल दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इन सबका कूटनीतिक समाधान क्या है। यही हमारा पांचवां और अंतिम हिस्सा है, कूटनीतिक संतुलन, या कहें समर्थन के बिना जुड़ाव। अब जरा इस चार्ट पर गौर कीजिए। ये जमीनी हकीकत का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू दिखाता है। एक तरफ भारत म्यांमार के राष्ट्रपति की दिल्ली में आधिकारिक मेजबानी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रखाइन जैसे अहम राज्यों के 80% हिस्से पर अराकन आर्मी जैसे विद्रोही समूहों का कब्जा है। और याद रहे, भारत का वो बेहद जरूरी सितवे पोर्ट इसी रखाइन क्षेत्र में भौतिक रूप से स्थित है। इसी उलझन ने भारत को एक बेहद अनूठी रणनीति अपनाने पर मजबूर किया है, जिसे समर्थन के बिना जुड़ाव या एंगेजमेंट विदाउट एंडोर्समेंट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत पूरी तरह से व्यवहारिक होकर उस हर पक्ष से बात करेगा जिसके पास सत्ता है, चाहे वो म्यांमार की सैन्य सरकार हो या फिर विद्रोही गुट। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी एक पक्ष को नजरअंदाज करने का सीधा असर हमारी खुद की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। यहाँ लोकतांत्रिक आदर्शों से कहीं ज्यादा जरूरी रणनीतिक स्थिरता बन गई है, और इस व्यवहारिक नीति का असर हम साफ देख सकते हैं। मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए तेजी से भूकंप राहत पहुंचाना हो, या फिर जून 2026 की द्विपक्षीय यात्रा में कलादान प्रोजेक्ट को पूरा करने के सख्त टारगेट तय करना। इसके साथ ही रुपया क्यात में व्यापार शुरू करने और स्कॉलरशिप्स बढ़ाने जैसे ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से एक सधी हुई कूटनीतिक चाल है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। सीमाओं पर खिंचती इन बाड़ों, आपस में लड़ते गुटों और विदेशी ताकतों के गहरे प्रभाव के बीच क्या भारत और म्यांमार उस साझा भूगोल और सभ्यता की विरासत को बचा पाएंगे जो इतिहास ने उन्हें सौंपी है, या फिर आधुनिक दौर के ये भू राजनीतिक दबाव अंततः इन सदियां पुराने रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।